नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गुरु एकेडमी के अंदर ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो आज हम नवोदय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे। 20 सवाल हमें पता है नवोदय के अंदर मैथ के 20 सवाल आते हैं, तो आपको यह सेट 2 के अंदर जो मैथ के 20 सवाल हैं ये करवाए जाएंगे। सारे के सारे सवाल मैं नहीं समझाऊंगा, जो इजी सवाल हैं वो आपको ओरली बता दिया जाएगा यहाँ से, और जो थोड़े लेंथी सवाल हैं या जिनको समझने में बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है तो उन सवालों को बोर्ड पे करवाया जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों की फर्स्ट समय हमारा 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंक लिखने हैं और बड़ी से बड़ी लिखनी है, तो हमने बड़े से बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 को लिखना है कितनी बार? 8 बार। ये आपकी 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। फिर 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इनका जोड़ करना है, तो यहां लिख लेते हैं 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो उसमें सारी 0 लिख देते हैं, बस लास्ट में जो लास्ट अंक होगा उसको 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 7 अंकों की है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7वां अंक जो है वो 1 लिख देंगे। एक चीज का सभी बच्चे ध्यान रखें, जब भी सवाल करें खुला खुला करें, ठीक अंक के नीचे अंक लिखें, साफ लिखें। जितना साफ लिखोगे मैथ के अंदर उतना गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, हम इनका योग पूछा है तो इनका जोड़ कर दो। 9 9 9 9 9 9 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10। ये है। देखो सवाल यहाँ खत्म हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन में से जो भी इसका आंसर है वो आ जाएगा, ये आंसर आएगा। अब आपने कॉपी पे सवाल को पहले करना है, फिर आगे वीडियो को देखना है। अकेली वीडियो आप देखोगे तो बात नहीं बनेगी। पहले इस सवाल को आप कॉपी पे करें, हर सवाल को यहाँ समझने के बाद कॉपी पे करें, वीडियो को पॉज करके रोक करके करने के बाद फिर अगला सवाल आप देखें। वैसे तो ये सवाल यहाँ खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा आगे और चलूंगा कि अगर इस संख्या को पढ़ना हो कि ये कितनी बनी तो कैसे पढ़ते हैं, हम कोमे लगाते हैं। पहला कोमा 3 अंकों के बाद, फिर 2 2 के बाद, ये बनेगा। ये हजार है, ये लाख है, ये करोड़ है, तो ये संख्या क्या बन गई? 10 करोड़ 9 लाख 99,999। 10 करोड़ 9 लाख 99,999। तो ये मैंने बता दिया। अगर पढ़ना भी है इसको तो इस तरीके से हम इस संख्या को पढ़ भी सकते हैं। दूसरा सवाल है 51 85 और 153। 51 85 व 153 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। मैं से महत्तम समापवर्तक, महत्तम होता है बड़े से बड़ा, समाप साझा, वर्तक गुणनखंड। बड़े से बड़ा साझा गुणनखंड या बड़ी से बड़ी वो संख्या। महत्तम समापवर्तक क्या होती है? बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है जो इनको पूरा पूरा भाग कर सकती है। महत्तम समापवर्तक भाग करता है।
तो एक ऐसी संख्या चाहिए हमें बड़ी से बड़ी जो इसको भी और इसको भी पूरा पूरा भाग कर दे। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम टेढ़ी भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहां आप क्या करोगे, सबसे पहले 85 को अंदर रखो, सबसे छोटी संख्या यहाँ 51 है। अगर ये संख्या आगे पीछे भी लिखी हुई हो ना, तो आप इनको आरोही क्रम में लिख लेना पहले। ये तो ऑलरेडी लिखी हुई है आरोही क्रम में, अगर ना लिखी हो तो आप पहले सबसे छोटी संख्या लिख लो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब आपने एक बार तीसरी संख्या को छोड़ दो, जो बीच वाली संख्या है उसको सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 51 एकम 51। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गए 3, ये आ जाएगा। अब इसको हम भाजक बना लेते हैं, ये जो शेषफल आता है, और जो हमारा भाजक था इसको भाज्य यहां लिखेंगे अंदर, इसको बोलते हैं टेढ़ी भाग विधि। अब ये कितने पे जाएगा, 1 पे, 34 एकम 34, ठीक है। अब इसको घटाएं, 11 में से 4 गए 7, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 3 गया 1। अब 17 भाजक हो जाएगा, 34 यहाँ आ जाएगा, 17 दूना 34, ये जीरो शेष आ गया। आपने ये देखना है कि जीरो शेष किससे भाग करने पर आया, 17 से। तो अगर मैं बात करूं 51 और 85 का महत्तम समावर्तक 17 है, इन दोनों का। अब देखना है कि तीसरे का भी साथ लेना है, तो अब 17 ये जिससे भाग करने पर जीरो आ गया, अब इस तीसरी रकम को इससे भाग करेंगे 17 से। अब यहां लिखेंगे 153, ये कब लिखना है तीसरी रकम, जब शेष जीरो आ जाए, और इसको भाग किससे करना है, इसी से जिससे ये जीरो आया था। तो 17 से भाग करेंगे, 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 नीमा 153, पूरा पूरा चला जाएगा, 17 नीमा 153, शेष क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इससे भाग करने पर शेषफल जीरो आया 17 से। तो इसका मतलब 51, 85 और 153 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम टेढ़ी भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, नहीं 40 सवाल का नंबर, चलो हाँ अपनी गिनती लिख लेते हैं। तीसरा सवाल है 56 करोड़ 95 लाख 8,007 को लिखना है। तो मैं इधर से लिख देता हूं, पहले 56 करोड़ लिख दिए मैंने, ये फिर कोमा लगा दिया। ये 56 करोड़ के बाद यहाँ लाख लिखने होते हैं, तो लाख कितने हैं इसमें, 56 करोड़ 95 लाख है, तो यहाँ लिख दिया 95। ये 56 करोड़ 95 लाख। अब करोड़ लाख, अब यहाँ क्या होंगे, हजार। हजार देखें कितने हैं, 56 करोड़ 95 लाख 8,000 है, 8,000। अब 8,000 को हम 08 लिखेंगे, क्योंकि हजार के लिए 2 अंक होते हैं यहाँ हमारे पास हजार लिखने के लिए। तो अगर 8,000 है तो उसको क्या लिखेंगे, 08, अकेला 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 अंक होते हैं, 8,000। उसके बाद फिर 3 अंक होते हैं सैकड़े का, दहाई का और इकाई का। अब हमने देखना है सैकड़े कितने हैं, तो ये कह रहा है 8,007, अकेला 7 है, 8,007। अब 7 हम यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो हजार का अंक था, तो यहाँ सैकड़े का अंक आएगा, जीरो है, दहाई का जीरो है, इकाई का 7 है, तो 7 कैसे लिखा जाएगा, 0,0,7, ये उत्तर बनेगा। तो ये क्या संख्या है, 56 करोड़ 95 लाख 8,007, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरा सवाल हो जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो उसके अंदर पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि 2 किलोमीटर
और 700 मीटर, 700 मीटर बराबर है 2700 मीटर। ये पहला ऑप्शन है जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं चौथे सवाल के अंदर। तो हमने ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो पहला ऑप्शन चेक करें। देखो उत्तर जो यहाँ दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब हमने इस पूरे के मीटर बनाने हैं। तो अब किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये 2000 मीटर हो गई, 2000 मीटर। और ये 700 मीटर है, तो 2000 और 700 कितने हो गए 2700। तो पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि 2 किलोमीटर के 2000 मीटर और 700 मीटर आगे और है, तो 2700 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा चौथा सवाल हो जाएगा 2700 मीटर। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर और 700 मीटर था। अगला जो हमारा सवाल है वो है 5वां सवाल। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 पे चलती है। सुबह, ये दोपहर 12 बजे से पहले का समय है। सुबह कितने बजे तो बस चलती है सुबह, और आगरा रात 8:35 पे पहुंचती है वो रात को 8:35 पे। ठीक है, तो बस को मेरठ से आगरा पहुंचने में कितना समय लगा। सुबह चली है वो 5:35 पे और रात को 8:35 पे पहुंची है। तो ये दोपहर 12 बजे से पहले का समय है। इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, जो दोपहर के बाद का समय होता है उसमें हम 12 जोड़ देते हैं 24 घंटे वाली घड़ी का समय बनाने के लिए। तो समय के सवाल को जब घटाने के लिए आपने करना है, तो जो दोपहर के बाद का समय है, 12 बजे के बाद का समय है, उसको 24 घंटे वाली घड़ी के अकॉर्डिंग बदलना है। तो वो रात को 8:35 पे पहुंची है, तो पहले ये समय लिखेंगे हम पहुंचने का समय, उसमें से घटा देंगे चलने का समय, तो बीच का समय आ जाएगा। तो पहुंची कितने बजे है 8:35 पे। ये रात है, तो अगर इसको 24 घंटे वाली घड़ी का समय बनाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे 12, 12 जोड़ दोगे इसमें पूरा, तो ये 5 3 0 2, 20:35 पे वो बस आगरा पहुंची है। 20:35 पे। तो अब 20:35 में से चली कितने बजे थी वो समय इसमें से घटा दो। 5:30 पे वो बस चली थी, इसको घटा दो। अब इसको घटाते टाइम आपने ये देखना है, ये जो मिनट है 35 में से 30 घट सकते हैं, 35 ज्यादा है 30 कम है, तो ये तो हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल भी आ जाता है कि ऊपर मिनट थोड़े होते हैं नीचे ज्यादा होते हैं, फिर आपने इसको घंटे के 60 मिनट इधर लेके आने हैं, हासिल नहीं लेके आओगे इधर। इधर क्या करोगे, घंटा एक कम कर दोगे और इधर 60 प्लस कर दोगे। वो कोई सवाल आएगा अभी नेक्स्ट पेपर में, फिर बात करेंगे। तो इसको तो अब सीधा घटा देंगे। 5, 3 में से 3 गया 0, 20 में से 5 गए 15, तो 15 घंटे 5 मिनट लगेंगे उसको, बस को। नहीं 5:35 है, सॉरी ये 5:35 है, ये ऑप्शन देखा मैंने अभी 5:35, तो यहाँ भी 35, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे, तो 15 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें हर एक कोण 60 डिग्री का हो। ये कोण भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। मान लो इसका नाम है ए बी सी। तो ऐसे त्रिभुज को जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, क्या नाम होता है ऐसे त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा है, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं।
इसमें 4 नाम दिए गए हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। समद्वि, द्वि का मतलब 2। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का हो, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगला सवाल है, आता होगा, ये पिक्टोग्राफ वाला है, पिक्चर बने हुए हैं नीला हरा लाल सफेद, ये आसान आप कर लोगे। इसमें दे रखा है नीला रंग, उसमें 5 पिक्चर दे रखे हैं, हरे में 3 है, लाल में 6 पिक्चर हैं, सफेद में 2 पिक्चर हैं, और एक पिक्चर का मतलब 10 अध्यापक हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो लाल रंग के सामने जो पिक्चर बने हुए हैं वो 6 बने हुए हैं, और एक पिक्चर का मतलब 10 अध्यापक हैं, तो 6 का मतलब 60 अध्यापक हो गए। तो लाल रंग को 60 अध्यापक पसंद करते हैं। आगे है 49वां सवाल 49। अगर मैं बात करूं 9th सम है, 9th सम में अगर हम बात करें, एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी इस साइड लिखनी है हमने, क्योंकि दूरी बतानी है, आंसर हमारा दूरी में है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय, कितनी दूरी तय होती है 5 लीटर में बाइक के द्वारा? 220 किलोमीटर। 5 लीटर में वो बाइक जो है 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब यहां से पहले 1 लीटर में निकालो। हमेशा जब भी ऐसे दे रखा हो, आप पहले इकाई में जाओ, ज्यादा से कम में जाओ, फिर जितने का पूछा उतने में चले जाएंगे। तो अब पहले 1 में जाओ हमेशा, कि अगर 5 लीटर में इतनी दूर जाता है तो 1 लीटर में कितनी दूर जाएगा, ऐसे निकालना है हमेशा। तो 1 लीटर में, 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय। अब ये सोचो 5 लीटर में अगर वो इतनी दूर जाता है, 1 लीटर में कम दूर जाएगा या ज्यादा दूर जाएगा? 5 से तो कम ही जाएगा, 5 लीटर से ज्यादा दूर जाएगा, 1 लीटर में कम दूर जाएगा। और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 220 को भाग करेंगे, मतलब बटा करेंगे 5 से, किलोमीटर। ठीक है, इसको काट लो, चाहे 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो बाइक 44 किलोमीटर जाएगा। अब इसने हमारे से पूछा है कि 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। अब 1.5 लीटर में ज्यादा तय करेगा 1 से, 1 लीटर में कम करेगा, 1.5 में ज्यादा करेगा, तो इसको 1.5 से गुणा कर देंगे। यहां लिखेंगे 1.5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय 44 गुणा में 1.5। तो एक बार इसको 15 मान लो, दशमलव मान लो है नहीं, बाद में लगा देंगे। तो 15 से गुणा कर दो, 15 चौके 60, 0, 15 चौके 60 और 6 66, 1 के बाद दशमलव, तो 66.0 किलोमीटर, इंग्लिश में लिख दिया हमने km। तो कितनी दूर जाएगा 1.5 लीटर पेट्रोल में? 66 किलोमीटर। बड़ा आसान सा था। 5 लीटर का दे रखा था, उससे हमने पहले 1 लीटर का निकाल लिया, फिर जितने का भी पूछा था, 1.5 का पूछा था, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कोई दुकानदार साथ ही साथ ये कॉपी पे आपने प्रैक्टिस करनी है, लिखना है इन सवालों को, तभी इसको अच्छे से हम सीख पाएंगे। ठीक है, अगला है, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है। 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है, तो 150 आम की कीमत क्या होगी?
5 दर्जन 5 दर्जन आम, या मैं ये भी कह सकता हूं 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 5 दर्जन में कितने हो गए 12 पंजे 60। 5 दर्जन आम कह दें या 60 दर्जन कह दें, 60 आम, दर्जन नहीं 60 आम, 5 दर्जन आम या 60 आम, 60 आम का क्रय मूल्य खरीदता है उनको, आम का क्रय मूल्य, खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। कितने रुपए है 60 आम का क्रय मूल्य 90 रुपए, ये 90 रुपए है। तो यहां से हम एक आम का मूल्य निकाल लें, जैसे पिछला सवाल किया था 5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय फिर 1 लीटर में, तो ये 60 आम का क्रय मूल्य है, तो यहां से एक आम का क्रय मूल्य निकाल लें। 60 आम 90 रुपए के हैं, तो एक आम कितने का होगा, कम का या ज्यादा का, 90 से तो कम का ही होगा, तो भाग करेंगे एक आम का क्रय मूल्य 90 भाग में 60। इसको काट भी सकते हो या इसको एक बार रख लो, लास्ट में काटेंगे, वो थोड़ा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अब इसने कितने आम का रेट पूछा है, 150 आम की कीमत क्या होगी, हमारे पास एक आम की कीमत आ गई। देखो ये तरीका है सवाल को करने का, पहले आपने एक की कीमत निकालनी है। आप सोच के देखो किसी भी चीज की, आपको एक कुर्सी की कीमत पता है, अब आपको कोई कह दे 15 कुर्सियों की कीमत बताओ, बता दोगे आप, 15 से गुणा कर दोगे। आपको एक मार्कर की कीमत पता है कि ये 25 रुपए का है एक, तो 10 कितने के होंगे, आप 25 को 10 से गुणा कर दोगे। आपको एक कोट की कीमत पता है, एक कोट 250 रुपए का है, 5 कोट कितने के होंगे 250 गुणा 5, तो एक की कीमत की तरफ फोकस करना है हमने सवाल करते टाइम, मुझे एक का पता लग जाए। तो यहां 60 आम का क्रय मूल्य पता था, तो एक आम का क्रय मूल्य पता लग गया हमें 90/60। अब कितने आमों का क्रय मूल्य निकालना है, 150 आम का, तो 150 आम का क्रय मूल्य ज्यादा होगा, एक से तो ज्यादा होगा, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90/60 गुणा 150, इसमें ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 5 तिये 15, ये 2 तिये 6, 2 इस 90 को काट देगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 45 और 5 की गुणा कर दो, 5 5 25, 2 हासिल, 5 चौका 20 और 2 22, तो कितने रुपए के हो गए 225 रुपए के, तो 150 आम 225 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, सीक्वेंस के हिसाब से मैं बात करूं तो हम आगे 11वें सवाल पे, 11वां सवाल आ गया, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, लंबाई ये वाली होती है, चौड़ाई ये होती है, तो ये कहता है कि ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से 3 गुना है। अब ना तो हमें लंबाई पता ना चौड़ाई पता, हाँ ये पता है कि ये लंबाई जो है ये इस चौड़ाई से 3 गुना है, तो चौड़ाई को x मान लो, हम मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 गुना, मतलब कि 3x होगी, तो ये लंबाई चौड़ाई से 3 गुना होगी। आगे क्या है, तो उसकी परिमिति 32 मीटर है। परिमिति क्या होता है, परिमाप, परिमाप कितना है इसका 32 मीटर है, परिमाप होता है बाउंड्री की लंबाई ये वाली, तो परिमाप हमें दे रखा है कितना है 32, परिमाप या परिमिति एक ही मतलब है इसका 32 मीटर। आयत के परिमाप का यहाँ पे हम लिख दें, फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 32, लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 1x, तो 2 ब्रैकेट में 3x और 1x बराबर
32। अब इनको जोड़ दें, 3x और 1x, 4x हो गए। 2 ब्रैकेट हटा दें, गुणा में इनको जोड़ा तो 4x बराबर 32। 2 की और 4 की गुणा हो जाएगी आपस में, 8x बराबर 32। तो 8x के साथ गुणा है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो 32/8, 8 चौके 32, तो x बराबर 4। x क्या चीज है? चौड़ाई। x क्या चीज है? चौड़ाई 4 मीटर और लंबाई 3 गुना है, 3x तो 3 गुना 4, 4 दिए 12 मीटर। अब ये 12 है, ये 4 है, 12 और 4 16, और 16 और 16 32 इसका परिमाप है। तो इसने पूछा क्या था, इसमें उसका क्षेत्रफल पूछा है इसने, इस आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये हमें चौड़ाई और लंबाई पता है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 4, 12 चौके 48, और क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है? स्क्वायर में, वर्ग में। इकाई मीटर है, तो 48 वर्ग मीटर। ये इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरे सवाल को आप कॉपी पे करें, डायग्राम बनाएं, यहाँ x लिखें, 3x लिखें, परिमाप लिख के इसको हल करें, फिर ये करें। तो आपको अभ्यास करना जरूरी है इसका। तो इस तरीके से सवाल को करें, फिर आगे आप अगला सम देखें। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट सम है 12वां। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो 12वें सवाल के अंदर इसमें अगर हम बात करें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपए है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 1210 रुपए। विक्रय मूल्य था बेचने वाला। कोई वस्तु 1210 रुपए में बेची गई है और उस पर लाभ कितना कमाया गया है? लाभ 10%। 10% का लाभ हुआ है, तो हमने निकालना है उसका क्रय मूल्य। बस फार्मूला याद रखना है। क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100। विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ की दर या लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये याद रखना है। अगर लाभ है तो यहाँ प्लस आएगा, हानि है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बस इसको हल कर दे, उत्तर आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 1210 गुना 100। लाभ की दर कितनी है? 10। लाभ प्रतिशत 10 है, तो सीधा जोड़ोगे 100 प्लस 10, 110 हो जाएगा। ये 100 प्लस 10, 110। अब इसको हल कर दो, ये 0 से 0 कट गई, ये 11 पे पूरा पूरा कट जाएगा। 121 11 का वर्ग है, 11 गुना 11 121 होता है, तो ये इसको पूरा पूरा काट देगा 11 पे। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 गुना 100, 1100 रुपये। तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा इसका 1100। इसको आप कॉपी पे करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? 3 संख्याएं दे रखी है आपको, 4 740 है, और अगर मैं बात करूं 640, 540, 340। तो 8 से पूरा पूरा भाग पूछ रखी है। तो 8 का नियम क्या होता है? या तो तीनों अंक शून्य हो, और ये तो अंक की 3 अंकों की संख्या, तो आपको भाग ही करके देखना पड़ेगा। ये 8 8 64 पूरा भाग हो रहा है, 8 8
64, तो इसका उत्तर आ जाएगा 640। बाकी भाग करके देख लोगे, वैसे नहीं है तो सिंपल भाग करके देखो, तो सिर्फ ये संख्या 8 से पूरा पूरा भाग होगी। अगला है 14वां सवाल है, ये 13वां था। 14वां सवाल है 0.3 0.3 बटा में 0.03 प्लस है 0.03 और बटा में है 0.3। ये देखो, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, देखो ये 0.3 है, इसका दशमलव हटाने के लिए हमें एक अंक के बाद दशमलव है। अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव को हटाने के लिए बटा 10 लगाना पड़ेगा, और इस दशमलव को हटाने के लिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे है ये दशमलव, इसको हटाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाना पड़ेगा। तो लगा दें, ये दशमलव हटा दें, ये तो 3 हो गया, ये भी हटा दें। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो 0.3 को हम 3 ही लिख सकते हैं। अब हमने ये वाला दशमलव हटाया तो नीचे बटा 10 हो गया, और ये वाला दशमलव हटाया तो ऊपर गुणा 100 हो गया। प्लस ऐसे ही इसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे आपको 2 के बाद दशमलव है तो 3 नीचे बटा 100 लगाना पड़ेगा, और ऊपर 10 लगेगा गुणा में, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो ऊपर 10 लगेगा। सिंपल, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो बटा 10 लग गया, यहाँ 2 के बाद है तो ऊपर गुणा 100 लग गया, इसमें उल्टा हो गया। अब इसमें आप काट दो, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 10 आ गई, प्लस इसको काट दो, 3 से 3 0 से 0, तो 1/10 आ गया, 1/10 ये आ जाएगा 1/10। अब इसको जोड़ दो, इसका एलसीएम ले लो, 1 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 को 1 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और 10 को 10 से भाग करेंगे 1 तो ये 1 आ जाएगा, 101/10। 1/10 है, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10.1। ये आंसर आ जाएगा। इसको आप अभ्यास करें। अगला है 15वां सवाल है, आगे यहाँ कर देते हैं 0.342 0.342 ये सवाल दे रखा है। इसको हमने भिन्न के रूप में निम्नतम पदों में लिखना है। तो पहले तो ये दशमलव हटाओ तभी भिन्न बनेगी। तो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2 3, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 1000 लगाना पड़ेगा। अब इसको काट लो, 2 पे काटें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, इसको काटोगे तो 500, तो ये आ गया 171/500। बस यही उत्तर है इसका, क्योंकि इससे 171 कटता नहीं आगे, तो 3 पे कटेगा पर 3 पे ये नहीं कटता। ये 5 या 10 पे कटेगा, तो ये ना 5 पे कटे ना 10 पे। तो इसका मतलब क्या है कि यही इसका आंसर आ जाएगा 171/500। आपको ऑप्शन में ऐसा कोई भी सवाल आए, आप एक बार काटो, ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तब आप सोचो एक्स्ट्रा और आगे काटने का, तो इसका ये आंसर आ ही जाएगा। अगला है एक वर्ग का क्षेत्रफल, यही कर देते हैं, आसान है। ये एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। अब अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है तो इसकी भुजा कितनी होगी, तो आपने ये देखना है कि 64 किसका वर्ग है, 8 का।
या तो देखो दोनों तरीके हैं, आपको ऐसे सीधा पता हो कि ये 8 का वर्ग है, या फिर 64 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इसकी क्या होगी, भुजा होगी। भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, अगर इसका क्षेत्रफल 64 है तो भुजा इसकी 8 होगी, क्योंकि 8 गुणा 8 64 आया होगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या है, इसका परिमाप क्या होगा। अगर क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाल ली कि भुजा 8 है। अब परिमाप क्या होगा, भुजा को 4 बार जोड़ दें, या 4 गुना भुजा, तो परिमाप इसका आ जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना 8 32 मीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा इसका, 32 मीटर। तो ये हो गया हमारा 16वां सवाल। उसके बाद आगे 17वां देखें हम। 17वां सवाल करेंगे इसके बाद। मार्कर थोड़ा फीका है, चलो काम चल जाएगा। अब हम करते हैं 17वां सवाल। 17वें सवाल में दे रखा है 1/8, 5/8, 3/8 को आरोही क्रम में लिखिए। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है तो आसान है ये, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। सबके नीचे क्या है, 8 है। सबके नीचे कितना है, 8 है, तो एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं है, 8 आएगा एलसीएम। तो आरोही क्रम बस ऊपर देख लो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अगर मैं देखूं यहाँ तो 1 है, 1/8 आएगी पहले। फिर उससे बड़ी 3 है, 3/8 आ जाएगी। फिर उससे बड़ी 5 है, तो 5/8 आ जाएगी। ये आ जाएगा आरोही क्रम इसमें। अगला सवाल है 58वां। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल, पुल कितना लंबा है, 600 मीटर, 600 मीटर, और इसको पार करने में समय लगता है 5 मिनट। समय लगता है 5 मिनट। ठीक है, तो चाल क्या होगी उसकी, ये एक तरह से दूरी होगी। जो पुल है 600 मीटर लंबा है, तो ये उसकी क्या होगी, दूरी होगी। मतलब वो 600 मीटर की दूरी तय करता है 5 मिनट में। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी दूरी भाग में समय। दूरी कितनी है, 600 मीटर, समय 5 मिनट है, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 120 मीटर। समय किसमें था, मिनटों में, प्रति मिनट। तो इसका मतलब ये है कि 120 मीटर में, एक मिनट में 120 मीटर की दूरी तय होती है। एक मिनट में 120 मीटर की दूरी तय होती है। तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा आंसर इसने, किलोमीटर प्रति घंटा। तो बता देते हैं, एक मिनट के अंदर कितनी दूरी तय होती है, एक मिनट के अंदर, एक मिनट में 120 मीटर। अब प्रति घंटा बताना, तो घंटे में देखो कितनी दूरी तय होगी, क्योंकि इसको हम 5/18 से गुणा नहीं कर सकते, वो हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चले जाते हैं। ये सीधा बता देते हैं ऐसे कि एक मिनट में कितनी दूर जाता है वो, 120 मीटर। तो अब एक घंटे में देखो कितनी दूर जाएगा, एक मिनट में 120 मीटर है, तो 60 मिनट में, 60 मिनट का एक घंटा हो गया, 60 मिनट या एक घंटा। एक घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 120 गुणा 60, ये गुणा कर दो, 12×6 = 72,
2 जीरो 7200 मीटर। लेकिन ये तो मीटर प्रति घंटा हो गया कि 7200 मीटर जाता है 1 घंटे में। तो इसको किलोमीटर बनाओ। 7200 मीटर के अगर किलोमीटर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। तो मीटर के अगर किलोमीटर बनाने हैं तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 7.2 किलोमीटर। तो इसका मतलब चाल क्या बन गई? 7.2 किलोमीटर कितनी देर में? प्रति घंटा। ये पूछा था उसने। तो प्रति घंटा जो चाल बनेगी वो 7.2 किलोमीटर बनेगी। ठीक है, इसको आप कॉपी पे कर सकते हो। अगला है 4 सही 19वां। 4 सही 2/5 में से घटाना है 2 सही 1/5। इसको घटाना है तो पहले तो इसको सरल भिन्न में बदलो। कैसे बदलते हैं? 5 की गुणा 4 के साथ 20, उसमें 2 जोड़ेंगे 22/5। घटा में 5 गुना 10, एक ये जोड़ देंगे 11/5। एलसीएम 5 ही आएगा। 5 एकम 5 तो 22 का 22, 5 एकम 5 तो 11 का 11। तो 22 में से 11 गए 11/5। 11 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 1 तो 1 सही नहीं, सॉरी, ये 2 सही शेषफल 1/5। ये आंसर आ जाएगा 19वें सवाल का, 2 सही 1/5। आगे है 20वां सवाल कि एक विक्रेता 6 रुपए के 4 की दर से संतरे खरीदता है। 6 रुपए के 4, तो हम ये कह सकते हैं खरीदता है तो 6 संतरों का, 4 संतरों का क्रय मूल्य 6 रुपए के 4 है, तो 4 संतरों का क्रय मूल्य कहेंगे इसको। 4 संतरों का क्रय मूल्य, 4 संतरों का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 6 रुपए। 4 संतरों का क्रय मूल्य 6 रुपए, क्योंकि 6 रुपए के 4 खरीद रहे हो। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया? एक संतरे का क्रय मूल्य 6/4। काट भी सकते हैं इसको 3/2, या एक बार 6/4 ही लिख लेते हैं। तो ये एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया। अब उसने बेचे हैं 8 रुपए के 5। 8 रुपए के 5 बेचे हैं उसने। तो इसका मतलब ये लिखेंगे हम कि 5 संतरों का विक्रय मूल्य, 5 संतरों का विक्रय मूल्य। 5 संतरे कितने रुपए में बेचे हैं उसने? 8 रुपए में। ठीक है, 4 संतरे खरीदे थे 6 रुपए के इस भाव से, और बेचे हैं 5 संतरों को 8 रुपए में। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य यहां से निकालेंगे। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कम होगा, 8/5। 8/5। अब ये एक संतरा खरीदा था, अगर इसको काटें 3/2, 1.5 रुपये आता है। और इसको अगर हम करें 8/5, बेचा कितने का है? 8/5 में। तो इसका आएगा आपका 1 रुपया 60 पैसे। तो ज्यादा में बेचा है उसने, ये संख्या बड़ी है। अब अगर आपने देखना भी है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, कि ये बड़ी है, क्रय मूल्य ज्यादा है, या विक्रय मूल्य ज्यादा है, कैसे देखेंगे? 6/4 और 8/5 ऐसे कॉमा लगा लिया, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 20 आएगा, 4 पंजे 20, तो 5 छिके 30, 5 चौके 20, 8 चौके
32। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 8/5। तो विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो हमने 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि, तो ये लाभ होगा। कितने रुपए लाभ होगा उसको? एक संतरे पर लाभ कितना हो जाएगा? 8/5 में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य 6/4 घटा देंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा? एलसीएम 20 आएगा। तो ये 832 माइनस 4×5 = 20, 6×5 = 30, 32/30 2/20 आ जाएगा। 2/20 को काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो एक संतरे पर लाभ कितना आ गया? 1/10 रुपए। एक संतरे पर लाभ। हमने कितने संतरों पर लाभ निकालना है? 50 संतरे बेचने पर, तो 50 पर ज्यादा आएगा। 50 संतरों पर लाभ, 50 संतरों पर लाभ कितना आ जाएगा? 1/10 गुणा 50, 0 से 0 5 आ गया, 5 रुपए लाभ होएगा उसको। 50 संतरों पर कितना लाभ होगा? 5 रुपए लाभ होगा। तो इसी के साथ आपका ये सेकंड पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अभ्यास करोगे, ठीक है। कॉपी पे करें एक एक सवाल को, और 1 बाय 1 सवाल करें, इकट्ठे नहीं। एक सवाल करें, फिर अगले सवाल को समझे, वीडियो को पॉज करके रोक के लगभग आप 1.5 घंटे में सारे सवाल समझ भी लोगे और कर भी लोगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक यू।